अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे हम चंद एक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो आपने यकीनी तौर पर पिछली क्लासेस में पढ़ी होंगी, लेकिन रिवीजन के लिए हम इनको दोबारा यहाँ पर देखेंगे। जो पहली डेफिनेशन है रेसिस्टेंस। तो याद रखिएगा कि करंट के इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं तो वो मुसलसल आके कंडक्टर के एटमों से टकराते हैं। कोलिजन की वजह से जो रुकावट प्रोड्यूस होती है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। अपोजिंग इफ़ेक्ट, यहाँ ये डेफिनेशन आपने पीछे तफसील से पढ़ी होगी, यहाँ हम इनको रिवाइज़ करते जाएंगे। अपोजिंग इफ़ेक्ट ऑफर्ड बाय एटम्स ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू द फ्लो ऑफ करंट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। Opposing effect offered by the atoms of the conductor to the flow of electrons is called resistance। तो कंडक्टर के एटम करंट के इलेक्ट्रॉनों के बहाव में जो मज़ाहमती असर पैदा करते हैं उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। मज़ाहमती असर इस टकराव की वजह से पैदा होता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम एक डेफिनेट पोजीशंस में होते हैं और करंट के इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो उन्हें इन एटमों से टकराव का सामना करना पड़ता है। इस टकराव के नतीजे में जो मुज़ाहमत पैदा होती है, जो रुकावट प्रोड्यूस होती है करंट के बहने में, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो करने में, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। और इससे आगे है ओहम्स लॉ। ये रेसिस्टेंस जो है इसी का कॉन्सेप्ट ओहम लॉ में भी है, यूज़ होगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट, एक कंडक्टर को दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से गुज़रने वाला करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। हमने पीछे तफसील से डेफिनेशन करंट की भी पढ़ी थी, वोल्टेज की भी पढ़ी थी। तो यूँ कह लें कि अगर एक कंडक्टर को हम बड़े वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा। मिसाल के तौर पर आम सेल जो 1.5 वोल्ट का होता है, अगर हम किसी सर्किट में सेल लगा दें और साथ में एमीटर लगा दें करंट मेजर करने के लिए कि करंट कितना है, तो हम देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें, एक फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम एक सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का, करंट फ़र्ज़ करें 1 एम्पेयर फ़्लो कर रहे, एक्चुअली तो इतना नहीं होता, फ़र्ज़ करें। तो अगर हम 2 सेल लगाएंगे तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। करंट भी जो फ़्लो कर रहा है एमीटर शो करेगा कि डबल हो गया है। और अगर 3 सेल लगा देंगे तो वोल्टेज 4.5 वोल्ट हो जाएगा, करंट भी क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ये उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट यानी उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसका करंट एक ख़ास हद से राइज़ कर जाएगा, तो फिर हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे यानी ज़्यादा सेल लगाएंगे, लेकिन करंट इंक्रीज़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, रुकावट बढ़ जाती है, जिससे करंट नहीं बढ़ता। फिर ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to potential difference applied across its ends, provided the physical state of the conductor such as temperature remains constant। तो एक कंडक्टर से गुजरने वाला करंट और उसको दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बशर्ते कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट यानी उसका टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहे। तो ये हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिन पर ओहम लॉ अप्लाई होता है। तो उनके लिए हमने पढ़ा करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या यूँ भी लिख सकते हैं कि वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ वो कांस्टेंट आर लगेगा जिसको रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। तो यूँ ओहम लॉ की मैथमेटिकल शेप बनेगी V = IR। आर यहाँ रेसिस्टेंस है जिसकी डेफिनेशन हमने ये पीछे पढ़ी थी। V वोल्टेज है और I से मुराद करंट है। और अगर आर का हम यूनिट बनाना चाहें तो
ये जैसे अभी बताया कि V इज़ इक्वल टू होता है IR, और इसी इक्वेशन के मुताबिक जो R किसके इक्वल होगा, V ओवर I के। तो R का यूनिट साइंटिस्ट के नाम की वजह से ओहम होता है, V का यूनिट वोल्ट होता है और I का यूनिट एम्पेयर होता है। तो याद रखिए ओहम जो है वोल्ट पर एम्पेयर के इक्वल होगा। अगर एक कंडक्टर को हम 1 वोल्ट के सेल से जोड़ें, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें और एमीटर शो करे कि उसमें से 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, तो उसकी रेसिस्टेंस 1 ओहम होगी। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी 1 ओहम इफ़ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 1 वोल्ट। तो इससे आगे डेफिनेशन है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का उल्ट होती है। जो अगर एक मटेरियल में जो अपोजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा है करंट का, तो उसकी कंडक्टेंस कम होगी। रेसिस्टेंस बुनियादी तौर पे करंट के बहाव में आने वाली रुकावट का नाम होता है, और कंडक्टेंस जैसे नाम से ज़ाहिर है ये करंट के बहाव में आने वाली आसानी का नाम होता है। तो अगर एक मटेरियल में करंट ज़्यादा फ़्लो कर रहा है, उसका मतलब उसकी रेसिस्टेंस स्मॉल है और कंडक्टेंस लार्ज है। इसके बरक्स अगर एक मटेरियल में करंट कम है, किसी कंडक्टर में थोड़ा करंट फ़्लो करता है, ज़्यादा वोल्टेज दे भी दें फिर भी थोड़ा करंट फ़्लो करता है, इसका मतलब उसकी रेसिस्टेंस लार्ज है और कंडक्टेंस स्मॉल है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्ट जो है वो कंडक्टेंस कहलाता है। इसका यूनिट अगर हम देखें तो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बनेगा ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स भी कह सकते हैं, या ओहम इनवर्स को बुक्स में MHO भी कहा हुआ होता है। OHM को इन्वर्स कर दें तो क्या बनेगा, MHO। तो कंडक्टेंस का यूनिट जो है वो MHO होता है या ओहम इनवर्स होता है। स्टूडेंट इससे आगे डेफिनेशन है रेसिस्टिविटी की। तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन देखने से पहले रेसिस्टेंस की डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा कि रेसिस्टेंस इस वजह से थी कि करंट के इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए आते थे, कंडक्टर के एटमों से टकराते थे, टकराने की वजह से रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होती थी। तो अगर एक वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो करंट के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा एटमों से टकराना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा एटम आएंगे। जितनी लंबी वायर होगी इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में ज़्यादा एटम आएंगे, ज़्यादा टकराव होगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगी। यानी रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर वायर मोटी हुई, उसका ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के फ़्लो करने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम एक डेफिनेट पोजीशंस में होते हैं और उनके दरमियान में एक डेफिनेट गैप्स होते हैं। अगर मोटी वायर होगी तो दरमियान में ज़्यादा गैप होंगे, इन गैप से इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर सकेंगे, उनको थोड़ा टकराव का सामना करना पड़ेगा, आगे गुजरने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी रेसिस्टेंस स्मॉल होगी मोटी वायर की। मोटी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ, वायर मोटी हुई, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो इजी हो जाएगा क्योंकि गैप्स उनको अवेलेबल होंगे, तो इसलिए रेसिस्टेंस स्मॉल होगी। इसके बरक्स अगर बारीक वायर हुई तो गैप्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो थोड़ा होगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर स्मॉल हुआ, थोड़े गैप अवेलेबल होंगे, थोड़े इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम फ़्लो कर सकेंगे, बाकियों को रुकावट का सामना करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यानी बारीक वायर में इलेक्ट्रॉनों को
ज़्यादा कोलिजन और रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। मोटी वायर में इलेक्ट्रॉनों को उतनी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि गैप से वो गुज़र जाते हैं। इसलिए बारीक वायर की रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है और मोटी वायर की रेसिस्टेंस कम होती है। यही वजह है कि जहाँ हमें ज़्यादा करंट दरकार हो वहाँ मोटी वायर यूज़ करते हैं। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, बारीक वायर हुई, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हुआ यानी मोटी वायर हुई तो रेसिस्टेंस कम होगी। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एल के भी और साथ 1/a के भी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट रॉ लगेगा, साथ L/A आ जाएगा। रॉ इज़ कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रॉ को हम रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। रॉ इज़ द रेसिस्टिविटी। रॉ यहाँ पर रेसिस्टिविटी भी है, उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो रॉ की डेफिनेशन हम यहाँ करेंगे। रॉ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। याद रखिएगा, रॉ जो है इसका अनुसार मटेरियल पर होता है कि वायर कौन से मटेरियल की बनी हुई है, और टेम्परेचर पर भी होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस, हम आगे पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बढ़ जाते हैं। तो रेसिस्टिविटी बुनियादी तौर पर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कॉपर की वायर जितनी मर्ज़ी लंबी हो उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, रेसिस्टेंस बदलेगी। थोड़ी लेंथ होगी कॉपर वायर की तो रेसिस्टेंस कम होगी, लंबी वायर होगी तो ज़्यादा होगी। लेकिन मटेरियल अगर सेम हुआ, कॉपर हुआ, वो वायर छोटी हो या बड़ी हो, रेसिस्टिविटी सेम होगी। रेसिस्टिविटी मटेरियल्स की होती है, इसका लेंथ या एरिया वगैरह पर इन्हिसार नहीं होता। तो रेसिस्टिविटी की हम यहाँ डेफिनेशन करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक A उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा और L इधर आकर के डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट, अगर एक मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ 1 मीटर हो, ये वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे, अगर एक कंडक्टर का एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो, ये वैल्यू इधर पुट कर दें, A की जगह भी 1 और L की जगह भी 1, तो रॉ किसके इक्वल होगा? R के। तो एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन को इन दोनों को मिला के बुक्स में लिखा हुआ होता है, थोड़ी सी मुख्तसर करके। स्टूडेंट, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि लंबाई तरफ चौड़ाई एरिया आ गया और जो हाइट होती है वो उसकी लेंथ ही होती है, ऊंचाई जो है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी रेसिस्टिविटी की एक डेफिनेशन तो ये हमने बना ली। अब एक और थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन इनसे बन सकती है, उसके लिए वॉल्यूम का फार्मूला में यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला जो हमने पीछे भी पढ़ा था। तो L की वैल्यू भी 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1 है, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। लेंथ विड्थ एरिया हो गया और हाइट L है। तो ये वॉल्यूम जो पिछली एग्जांपल हम पढ़ रहे थे, जहाँ लेंथ 1 मीटर थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर था, तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा फिर? 1 क्यूब मीटर। एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जो पीछे एग्जांपल पढ़ी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, उसका वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर बनेगा। तो बजाय ये कि एरिया और लेंथ को अलग अलग डेफिनेशन में लिखें, इकट्ठा लिख देते हैं कि एक ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहा जाता है। रेसिस्टिविटी इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ 1 क्यूब मीटर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर।
ये डेफिनेशन इनसे ही बनी है, यानी इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, बाकी वही है। रेसिस्टिविटी द रेसिस्टेंस ऑफ 1 क्यूब मीटर ऑफ कंडक्टर।